आधी रात का समय था। आसपास के जंगलों से जंगली जानवरों के रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी। फुलवा गांव में इस समय कुछ ऐसा अप्रत्याशित घट रहा था कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे ही घड़ी के कांटों में 12 बजे, गांव के पुराने कब्रिस्तान की एक कब्र पर रखा पत्थर अपनी जगह से हटने लगा। देखते ही देखते वो कब्र एक सुरंग की तरह जमीन में रास्ता बनाती चली गई और अगले ही पल भयानक दिखने वाली प्रेत सेना उस कब्र से निकलकर गांव की ओर जाने लगी। गले सड़े मांस और डरावने चेहरे वाले वे प्रेत भयानक आवाज निकालते हुए बारी बारी से गांव के हर घर। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सभी घर बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। गुस्से में बौखलाते हुए वे प्रेत सेना पूरे गांव को अस्त व्यस्त करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें एक घर के बारे में कुछ पशु बंधे हुए नजर आते हैं। शिकार को आंखों के सामने देख वे प्रेत उन पर टूट पड़ते हैं। सुबह के 4 बजे तक पूरे गांव में ये खूनी खेल चलता रहता है और फिर ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही वे सभी वापस उसी कब्र में समा जाते हैं। अगले दिन सुबह गांव में प्रेतों के भोजन के लिए छोड़े गए पशु और बीमार स्त्री पुरुषों की शत विशत शरीर बरामद होते हैं, जिन्हें देखकर पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। फुलवा एक आदिवासी गांव था। इस गांव में कुछ गिनती के ही लोग रहते थे, जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क बेहद ही कम था। चारों ओर से घने जंगलों से घिरा ये गांव जितना खूबसूरत था, वहां रहने वाले लोगों का जीवन उतना ही कठिन था। गांव के लोगों का मानना था कि फुलवा एक अभिशापित गांव था। बाहर से आने वाले लोगों के जीवन पर भी श्राप का असर ना पड़ जाए, इसी डर से बाहरी लोग इस गांव में आना नहीं चाहते थे। हर साल जुलाई महीने की 15वीं रात को इस गांव में भूखी भटकती आत्माएं आकर अपना डेरा जमा लेती हैं और पूरे गांव से अपनी भूख मिटाने को जाने कितने ही जानवरों और इंसानों की हत्या कर देती हैं। इस गांव पर पड़ा हुआ श्राप उनके गांव में ना आ जाए, इसी डर से बाहर के लोग फुलवा में रहने वालों को अपने गांव में रहने नहीं देते। ना बाहर गांव में यहाँ के लोगों को काम मिलता है, ना कोई और गांव फुलवा में अपने बेटे बेटी की शादी करता है। बरसों बीत गए हैं, गांव में कोई शादी नहीं हुई है। इसी गांव में एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें पिछले कई सालों से एक पुजारी बाबा रहते हैं। बाबा को आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन अपनी बंद आंखों से वे सब देख सकते हैं जो हम खुली आंखों से भी नहीं देख सकते। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? सपना नहीं बेटा, ये आहट है उनके आने की। आ रहे हैं वो, और इस बार जब वो आएंगे तो तबाही होगी। उन्हें उनका शिकार देना ही होगा, वरना इस गांव के अभिशाप से कोई नहीं बच सकेगा। पुजारी के कहे हुए शब्द बहुत जल्दी पूरे गांव में आग की तरह फैल जाते हैं और गांव का बच्चा बच्चा आने वाले महीने की 15वीं रात के बारे में सोचकर भीतर तक कांप उठता है। हर साल 7वें महीने की 15वीं रात को गांव के लोग उन भूखी आत्माओं को अपने पालतू पशु और असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों को गांव में छोड़कर भाग जाते हैं, ताकि वो भटकती आत्माएं उन जानवरों और बूढ़े बीमार लोगों का खून पीकर अपनी भूख मिटा सके और गांव के बाकी लोगों की जान बच सके। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हम तो हर वर्ष उन आत्माओं की भूख मिटाते ही हैं ना, फिर वो आखिर क्यों इस गांव में तबाही लेकर आना चाहते हैं? हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उनकी आहट को महसूस कर सकता हूँ। वो सब भूखी तड़पती प्यासी आत्माएं हैं और इस बार वो गांव में किसी विशेष कार्य को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। प्रेतों की एक विशाल सेना है उनके साथ, जिसमें उनके साथ नरक का दानव भी है। गांव के लोगों को अब सिर्फ पुजारी जी से ही उम्मीद थी, क्योंकि दूसरे लोग की गतिविधियों को सिर्फ पुजारी जी ही देख सकते थे और वही इस समस्या का कुछ समाधान भी बता सकते थे। अमावस्या की गहरी काली रात थी। हर ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। राधिका बेचैन होकर एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ फंस गई है। ये अंधेरी और बदबूदार जगह इतनी डरावनी और बदसूरत थी कि राधिका घबराहट से पसीने पसीने हो रही थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक डरावने काले साए पर पड़ती है, जिसे देखकर राधिका कांप उठती है।
एक एक करके असंख्य काले साए राधिका को घेर ले गए। वे साए इतने भयानक थे कि उनकी ओर देखने से ही राधिका का खून डर से जमने लगा था। गले हुए मांस और हड्डी के ढांचे जैसे शरीर के विपरीत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उन सभी डरावने प्रेतों को अपनी ओर आते देखकर राधिका के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और उसी के साथ वो अपने बिस्तर पर उठ बैठती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और पापा परेशान होकर दौड़ते हुए राधिका के पास आते हैं। क्या हुआ राधिका? घबराओ नहीं, तुम अपने घर में हो, हम लोग यहीं पर हैं, डरो नहीं बेटा। माँ, मैंने फिर से वही डरावना सपना देखा, वही काली भयानक परछाइयां। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर रखा था। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे माँ, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाओ बेटा, सपने सिर्फ सपने होते हैं, उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। डरो नहीं, हम लोग आज मंदिर जाएंगे और पुजारी जी से माँ काली के नाम का धागा तुम्हारे लिए बनवा कर लेकर आएंगे। माँ काली के आशीर्वाद से सब सही हो जाएगा बेटा। लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना, इस सपने के बारे में किसी से कुछ मत कहना। इस गांव में पहले ही लोग डरे हुए हैं, कहीं तुम्हारे सपने का किसी ने गलत मतलब निकाल लिया तो हमारा इस गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। राधिका के माँ बाप पुजारी जी से मिलने जाते हैं। कोई धागा तुम्हारी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे धागे से राधिका की परेशानियां कम हो सकती है तो मैं धागा बना देता हूँ। उसे उनका सामना करना ही होगा। तुम्हारी बेटी का यह सपना बेमतलब नहीं है, इनका कुछ खास मतलब जरूर है। राधिका, तुम्हें अपने सपनों का अर्थ ढूंढना होगा। आंखें बंद करने से खतरा तुमसे दूर नहीं होगा। वो आ रहे हैं और इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। जुलाई का महीना शुरू हो गया था और उसी के साथ राधिका को आ रहे सपने अब लगभग हर रोज उसे डराने लगे थे, जिससे उसके साथ साथ उसके माँ और पिताजी भी काफी परेशान थे। जुलाई की 14वीं रात। कल वही रात है जब इस गांव पर एक बार फिर खतरा मंडराने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्माएं इस बार जिस खास शिकार के लिए आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि राधिका है। इसीलिए उसे बार बार डरावने सपने नजर आते हैं। जरूर राधिका का इस शाप से कुछ संबंध है। मुझे तो वो कोई सामान्य बच्ची लगती ही नहीं है। इस गांव की सलामती के लिए हमें राधिका की कुर्बानी देनी होगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। देखो, हम समझते हैं वो तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा इस गांव में हर बाप को है, लेकिन एक राधिका के लिए पूरे गांव की जान मुसीबत में नहीं डाल सकते हम। जितनी बड़ी प्रेत सेना मैंने अपनी बंद आंखों से देखी है, अगर वाकई उन्होंने हमला किया तो ये मंदिर भी शायद ही हमारी रक्षा कर पाए। पुजारी जी के कहने पर पूरे गांव की भलाई के लिए राधिका के माँ बाप अपने सीने पर पत्थर रख लेते हैं और 15 तारीख को राधिका के सोने के बाद उसे घर में अकेला छोड़कर गांव के बाकी लोगों के साथ पुजारी जी के प्राचीन मंदिर में चले जाते हैं ताकि प्रेतों के हमले से बच सके। राधिका गहरी नींद में थी और तभी उसे एक सपना आता है। ये मैं कहाँ आ गई? ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? ये कुआं और ये आंगन में पीपल का पेड़। माँ ने बताया था कि हमारे पुश्तैनी मकान में आंगन में एक पीपल का पेड़ और पुराना कुआं है। तो क्या इस समय मैं अपने पुश्तैनी घर में हूँ? राधिका हैरानी से उस पुराने खंडहर नुमा मकान को देख रही थी। वह घर पूरी तरह से सुनसान था। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए राधिका धीमे कदमों से घर के अंदर पहुंचती है। अंदर जाने पर उसे नीचे तहखाने की ओर जाती हुई कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं। राधिका सीढ़ियों से उतरते हुए तहखानों में पहुंच जाती है। तहखानों में पहुंचने के बाद राधिका को एक कमरा दिखाई देता है जहां पर एक अजीबोगरीब सी बड़ी आकार की किताब रखी हुई थी जो लाल रंग के रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी। राधिका जाकर उस बड़ी सी पुस्तक को उठाती है और उसके ऊपर से रेशमी कपड़े को हटा देती है। लाल कपड़ा हटाते ही एक तेज रोशनी राधिका की आंखों से टकराती है और झटके से राधिका की आंख खुल जाती है। बिस्तर से उठकर राधिका अपनी माँ और पिताजी को पुकारती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि माँ पिताजी तो क्या, इस समय पूरा गांव एकदम सुनसान पड़ा हुआ है।
इसका मतलब सब लोग मुझे गांव में अकेला छोड़कर चले गए हैं। आज तो वही खूनी रात है ना, जब प्रेत आत्माएं इस गांव पर हमला करती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आज उन प्रेतों के शिकार के लिए मुझे चुना गया है। आज रात को उनका शिकार मैं हूँ। उन भयानक प्रेतों के बारे में सोचकर ही राधिका के हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। माँ बाबा ने आज तक मुझे कभी हमारे पुश्तैनी घर की ओर झांकने तक नहीं दिया। बस कहानियां ही सुनती आई हूँ बचपन से। लेकिन आज जो सपना मैंने देखा उसमें मैं अपने पुश्तैनी घर में ही थी। पुजारी जी ने कहा था मेरे सपने बेमतलब नहीं हैं, उनके पीछे जरूर कोई अर्थ छिपा है। इस सपने का मतलब जानने के लिए मुझे अपने पुश्तैनी घर जाना होगा। अब ये जंग मुझे अकेले ही लड़नी है। इन सपनों का कुछ तो अर्थ है, मैं यूं हार नहीं मान सकती। राधिका अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो जाती है और दौड़ते हुए गांव के सुनसान इलाके में पड़ने वाले अपने पुश्तैनी घर की ओर चल पड़ती है। कुछ ही देर में वो अपने पुराने खंडहर नुमा घर के सामने खड़ी हुई थी। दरवाजे से अंदर घुसते हुए उसे एक बार फिर से वही कुआं और पीपल का पेड़ नजर आता है जो उसने सपने में देखा था। राधिका जानती थी कि उसे अब क्या करना है। वो दौड़ते हुए घर के बेसमेंट की ओर जाती है और वहां जाकर जैसे ही उसकी नजर उस लाल कपड़े में लिपटी किताब की ओर पड़ती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। राधिका किताब को खोलती है, तभी पीछे से टॉर्च की एक तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराती है। अंधेरे कमरे में अचानक तेज रोशनी के आंखों से टकराने के कारण राधिका अचानक से चौंक पड़ती है। कुछ देर में जब उसकी आंखें कुछ सामान्य होती है तो वो धीरे से अपनी आंखों को खोलकर सामने देखती है। सामने एक 25 साल का नवयुवक खड़ा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? घबराओ नहीं, मेरा नाम विकास है और मैं यहाँ तुम्हारा पीछा करते हुए पहुंचा हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। भूत प्रेत और परलौकिक शक्तियों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने आज तक बहुत तरह की एनर्जी के साथ डील किया है।